पीएन जंक्शन डायोड के एप्लीकेशंस में इस समय हम लोग जो ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस पढ़ रहे हैं उनमें से आज तीसरी डिवाइस हमको स्टडी करनी है, दैट इज सोलर सेल। पहले भी आपको बताया जा चुका है कि सोलर सेल क्या करता है। देखिए, एप्लीकेशन ऑफ पीएन जंक्शन डायोड, और उसमें से जो सेकेंड एप्लीकेशन हम पढ़ रहे थे ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का, उसमें से आज थर्ड पार्ट है सोलर सेल की। सौर सेल पढ़ेंगे, हिंदी में बोलेंगे सौर सेल। इसको क्या करेगी सौर सेल? सौर सेल जो होगी उसको हम सन की लाइट देंगे और वो हमको इलेक्ट्रिसिटी यानी कि वैद्युत धारा सर्किट में फ्लो करवा के हमको देगी। इसका मतलब है कि हम उसमें से जो प्रकाश ऊर्जा होती है, लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में हम कन्वर्ट कर लेते हैं, जो हमारा सौर सेल रहता है। देखिए, इसके बारे में हमने लिखा भी है सौर सेल। सौर सेल एक ऐसा पीएन संधि डायोड होता है जो सौर ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। ठीक है ना? तो सौर सेल क्या होता है बताइए मुझको। सौर सेल एक ऐसा पीएन संधि डायोड होता है। देखिए, पीएन संधि डायोड की ही एप्लीकेशन पढ़ रहे हैं तो हम लोग वही पढ़ेंगे जो चीजें हम पीएन जंक्शन डायोड से बनाते हैं। सौर सेल को भी हमने पीएन जंक्शन डायोड से बनाया हुआ है। तो ये एक ऐसा पीएन जंक्शन होती है कि जब इस पर हम लाइट डालते हैं, यानी कि प्रकाश ऊर्जा जब हम इसको देते हैं, सौर ऊर्जा यानी कि सन से आने वाली एनर्जी जब देते हैं इसको, तो वो उसे वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। ये ऐसी डिवाइस रहती है। इसके बहुत सारे डायग्राम्स हमने राइट साइड पे यहाँ बना के रखे हुए हैं। एक एक करके हम इस डिवाइस को समझते चले जाएंगे और ये बड़ा इजी है। देखिए, मैं आपको बताता हूं। इसमें सबसे पहले इसका कंस्ट्रक्शन समझेंगे कि बना कैसे होता है ये सौर सेल। ठीक है ना? कंस्ट्रक्शन में कुछ ऐसा रहता है कि हमने जैसे ये ले लिया एक पी क्षेत्र, इसका मान लिया हमने एक पी क्षेत्र की ये एक वेफर ले ली, पट्टी ले ली। बहुत पतली हमको चाहिए, ज़्यादा मोटी पट्टी की आवश्यकता हमको नहीं है। तो हमने एक पी रीजन हमने ऐसा ले लिया और देखो ये पी रीजन यहाँ पर आप देखिए, ये वाला मेन फिगर है इसका, जो कि तीन साइड से आपको दिखाया जा रहा है। जब हम ऐसा इसको पकड़ेंगे तो ये चीज़ आपको तीन साइड से दिखाई देगी। पूरी की पूरी इसके पास 6 साइड से, पर 3 साइड से आपको दिखेगा। एक के ऊपर वाली सरफेस दिख रही होगी आपको, एक या तो ऐसे देख लीजिए, एक ऊपर वाली सरफेस आपको दिख रही है, एक ये वाली साइड आपको दिख रही है और एक ये वाला फलक आपको दिख रहा है। 3 फलक इसमें से आपको एक साथ दिखाई दे रहे हैं। इस तरीके से हमने इसको रखा हुआ है। तो हमने ये एक पी रीजन ले लिया और इस पी रीजन के ऊपर हमने एन टाइप सेमीकंडक्टर के एक बहुत पतली से वेफर को चिपका दिया या जो भी हमारा तरीका है उससे हमने इस पर एन टाइप की लेयर बना दी। ठीक है ना? तो पहले क्या था, ये पी टाइप का सेमीकंडक्टर और इसके ऊपर हमने क्या बना दिया, एन टाइप सेमीकंडक्टर की एक बहुत पतली सी लेयर बना दी। जो ये पी टाइप सेमीकंडक्टर है ना, इसकी मोटाई लगभग 300 माइक्रोमीटर रहती है। आप देखिए, ये इसमें दिखाई दे रहा होगा आपको, पी रीजन जो है वो पी टाइप सिलिकॉन वेफर, ये पी टाइप का सिलिकॉन से बना हुआ वेफर है ये। और इसकी मोटाई के बारे में आपको बताया गया है, करीब 300 माइक्रोमीटर इसकी मोटाई होती है। 300 माइक्रोमीटर। मैंने पहले भी बोला बहुत ज्यादा मोटाई का हमको ये वेफर नहीं चाहिए। इसके ऊपर एन टाइप के लेयर हमने बिछा दी, जैसे ये लगा दी हमने, इतनी पतली। ये अगर इतना मोटा है तो इसको इतना पतला हमने एन टाइप के एक लेयर लगा दी। एन टाइप की जो लेयर है ये आपको ये दिख रही है, देखिए ये दिख रही है आपको, ये एन टाइप की लेयर आप देख रहे हैं। और पी टाइप सिलिकॉन वेफर के कंपैरिजन में जो कि 300 माइक्रोमीटर मोटाई की है, इसकी मोटाई केवल 0.3 माइक्रोमीटर है। इसकी तुलना में 1000 गुना कम मोटाई इसकी है। इसकी मोटाई अगर 300 माइक्रोमीटर है पी रीजन की, तो एन टाइप सिलिकॉन वेफर जो है इसकी मोटाई इसकी कंपैरिजन में 1000 गुना कम कर दिया हमने। इतनी पतली से हमने लगा दिया। इसको इतना पतला हमने क्यों बनाया? क्योंकि ऊपर से इसमें हम सनलाइट डालेंगे। अब ऊपर से जब इसमें सनलाइट डालेंगे तो हम चाहते हैं, देखिए यहां पर ये है पी रीजन और ये ऊपर हमने बनाया एन रीजन। तो जो ये लाइन दिख रही है, लाइन क्या चीज है? आंसर है पी और एन के बीच का जंक्शन आ गया। बड़ा सिंपल है ना? अब देखो, अगर ये पी रीजन है और ये एन रीजन की आपने एक बहुत ही थिन वेफर इसमें लगा दिया ऐसे,
तो P और N के बीच जो इसका कांटेक्ट वाली लेयर होगी वो क्या कहलाएगी? वो तो PN जंक्शन होगी। तो N रीजन जो ऊपर हम इसके लगाते हैं, P रीजन इतना मोटा और N रीजन P रीजन के कंपैरिजन में 1000 गुना कम, 1000 गुना कम मोटाई का इसमें यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि हम चाहते हैं कि जब इस पर ऊपर से सनलाइट पड़े तो वो सनलाइट इस N रीजन को पार करके जंक्शन तक पहुंच जाए। समझ रहे हैं आप? इसलिए P रीजन हमने मोटा थोड़ा बनाया है, 300 माइक्रोमीटर के आसपास का। उसके ऊपर जो हम N टाइप की लेयर बिछाते हैं, चिपकाते हैं, उसको हमने केवल उसकी तुलना में 1000 गुना कम मोटा बनाया है, 1000 गुना ज्यादा पतला कर दिया है इसको, क्योंकि हम चाहते हैं कि जो सनलाइट ऊपर से आए वो इस N टाइप सेमीकंडक्टर को पार करके सीधे जंक्शन तक पहुंच जाए, ये हम इस पे चाहते हैं। ठीक है, ये N टाइप सिलिकॉन वेफर हो गई और ये बॉर्डर क्या हो गया? PN जंक्शन बन गई। देखिए, ये जब ऐसा बना लिया, इसके ऊपर यहां पर हमने ऐसे मेटल की फिंगर लगा दिया, ऐसे धातु की ऐसे चालक छड़ें लगा दी हमने बहुत सारी। आप चित्र में भी देख रहे होंगे, ये मेटल की फिंगर्स लगी हुई है। ये सब जो मेटल फिंगर्स बनी हुई है ये सब सिल्वर की बनी है, क्योंकि हम सबसे अच्छा सुचालक पदार्थ चाहते हैं और बेस्ट कंडक्टिंग मटेरियल वी हैव इज सिल्वर। हमारे पास जो सबसे अच्छा कंडक्टिंग मटेरियल है वो सिल्वर होता है, तो यहां पर चांदी लगाई जाती है। तो ये जो ऊपर सबसे ऊपर हमने मेटल की फिंगर लगाई है ना, ये सिल्वर की मेटल फिंगर इसमें लगाते हैं। ये मेटल फिंगर्स क्या करेंगी? सिल्वर की जो ये मेटल फिंगर्स लगाते भी है ना, हम इनको ऐसा लगाते हैं कि इसके ऊपरी हिस्से को, जितना भी इसका टोटल एरिया है ऊपर का, N रीजन के ऊपर टोटल एरिया जो है उसका 15% भाग फिंगर्स से ढक जाता है। 15%, 15% पार्ट ये मेटल फिंगर कवर कर लेती है, ढक लेती हैं। 85% पार्ट N टाइप सेमीकंडक्टर का जो ऊपर लेयर बनी हुई है, 85% पार्ट उसके बावजूद भी उसका खुला रहेगा। क्यों खुला रहेगा? हम पूरी सिल्वर की पूरी प्लेट ही क्यों नहीं लगा देते ऊपर? क्योंकि हम चाहते हैं कि जो हम सनलाइट डालें वो N टाइप सेमीकंडक्टर को पार करके कहां तक पहुंच जाए? जंक्शन तक। अगर हम ऊपर की पूरी प्लेट ही सिल्वर की लगा देंगे, चिपका देंगे इसके ऊपर, तो फिर जो सनलाइट आएगी वो सिल्वर को पार करके जंक्शन तक नहीं जा सकती। तो हमारा मेन मकसद है कि सनलाइट आए और वो N टाइप सेमीकंडक्टर ऊपर जो बहुत पतली वेफर लगी हुई है उसको पार करके जंक्शन तक पहुंच जाए। इसलिए हम सिल्वर के मेटल फिंगर जो लगाते हैं, पूरी प्लेट नहीं लगा सकते, नहीं तो फिर जो सनलाइट आएगी वो सिल्वर में ही रुक जाएगी, अंदर नहीं जा सकती। तो हम फिंगर्स को ऐसा लगाते हैं कि ये फिंगर्स ऊपर वाली प्लेट का 15% पार्ट कवर कर ले, बाकी 85% पार्ट हम उसका खुला रखते हैं, ताकि उस 85% भाग से सनलाइट जंक्शन तक पहुंच सके। सिल्वर फिंगर्स का काम क्या है? जो मेटल फिंगर्स लगी है, इनका क्या काम है? ये क्या करती हैं? बहुत सिंपल सी चीज है बेटा। जब आप इस पर सनलाइट डालोगे, वो सनलाइट आएगी और ये ऊपर में जो बहुत पतली सी N टाइप की वेफर लगी है, इसको पंक्चर करके जंक्शन तक पहुंच जाएगी। संधि तक पहुंच गई सनलाइट। अगर सनलाइट संधि तक पहुंच जाएगी, संधि पर क्या है? आंसर है, संधि पर कोई भी मेजॉरिटी चार्ज कैरियर नहीं है, संधि पर कोई भी आवेश वाहक उपस्थित नहीं है। तो फिर संधि पर क्या है? आंसर है, संधि पर है एटम्स, क्योंकि चार्ज कैरियर तो है नहीं। संधि पर एटम्स है, वो वाले एटम जिनके इलेक्ट्रॉन रिकॉम्बिनेशन हो चुके हैं या जिनके एटम्स से अभी तक कोई इलेक्ट्रॉन बाहर निकला नहीं है, वो वाले सही सलामत बने हुए एटम वहां पर हैं। अब सनलाइट आएगी, इस पर पड़ेगी, N टाइप लेयर को पंचर करके PN जंक्शन तक पहुंच जाएगी। PN जंक्शन तक जब पहुंचेगी, वहां पर उसको कौन मिलेंगे? एटम्स मिलेंगे। सनलाइट के जो फोटॉन्स हैं वो एटम से टकराएंगे और अपनी एनर्जी एटम्स को दे देंगे। अब उनकी एनर्जी लेकर एटम्स से क्या होगा? आंसर, ये पूरा एटम है, सनलाइट इस पर पड़ेगी, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन ऐसा छिटक के बाहर निकल जाएगा। ये जंक्शन मैंने बनाई, ये लेयर बनी हुई है, इस पर ये एक एटम है सिलिकॉन का, जिसके आउटर मोस्ट सेल में ऐसा 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब इस पर धूप आई, सन की लाइट आई, सोलर एनर्जी इस पर पड़ी,
जैसे ही सोलर एनर्जी इस पर पड़ेगी, ये एटम में से क्या होगा, एटम में से कोई भी एक इलेक्ट्रॉन निकलकर ऐसा बाहर खड़ा हो जाएगा। अब इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन बचे, अब तो इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन बचे केवल, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन इसका निकल जाने से इसके पास चार्ज कैसा हो गया, पॉजिटिव। ये होल बन गया, क्वार्टर बन गया, और ये क्या बन गया, फ्री इलेक्ट्रॉन, एंड इट हैज नेगेटिव चार्ज। तो ये जो जंक्शन पीएन जंक्शन है, वहां तक जैसे ही धूप जब पहुंचेगी, सनलाइट पहुंचेगी, सोलर एनर्जी पहुंचेगी, वो वहां पर बैठे किसी एटम को अपनी एनर्जी दे देगी। अब एक फोटोन तो पहुंचेगा नहीं, लाखों करोड़ों की मात्रा में फोटोन पहुंचेंगे, तो लाखों करोड़ों एटम के साथ यही प्रोसेस हो जाएगी। हम आपको एक लेकर समझा रहे हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। फिर वही चीज आप सोच लीजिएगा कि ये वाला काम एक साथ लाखों के साथ हुआ होगा। तो जैसे ये पड़ेगा, इसका एक इलेक्ट्रॉन छिटक के बाहर आ जाएगा एनर्जी की वजह से, तो एक होल बन जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन बन जाएगा। वो इलेक्ट्रॉन जो होगा, वो इलेक्ट्रॉन एन टाइप सेमीकंडक्टर में आ जाएगा, और जो ये होल बनेगा, ये पी टाइप सेमीकंडक्टर में आ जाएगा। क्यों? देखो, इस फिगर को देख लो, ये चीज समझ में आ गया आपको कैसा है? मैं एक बार फिर से बता दे रहा हूं आपको। ये पूरी एक पी टाइप सिलिकॉन का बना हुआ एक बहुत पतली सी वेफर है। वेफर मतलब बहुत पतली सी पट्टी हमने बनाई है उसकी। इसके ऊपर साइड में हमने क्या कर दिया है, एन टाइप सेमीकंडक्टर की डोपिंग कर दी, या एन टाइप सेमीकंडक्टर लाके उसको गर्म करके अच्छे से चिपका दिया, ताकि दोनों के बीच में एयर का कोई पार्टिकल रहना नहीं चाहिए। वो जो भी आपका प्रोसेस है वो आप करके बनाइए। पी टाइप सेमीकंडक्टर की जो वेफर होती है, इसकी मोटाई लगभग 300 माइक्रोमीटर के आसपास रहेगी। ऊपर में जो एन टाइप की लेयर बनाएंगे, उसकी तुलना में ये एन टाइप सेमीकंडक्टर की लेयर 1000 गुना ज्यादा पतली रहेगी। मतलब ये 0.3 माइक्रोमीटर की केवल रहेगी। तो ये हमने इस पे चिपका दिया। तो ये क्या है, नीचे पी टाइप, ऊपर में एन टाइप, और पी और एन के बीच में यहां बॉर्डर में लेयर क्या बन गई, पीएन जंक्शन तैयार हो गई। इसको हमने पतला क्यों बनाया, ताकि हम ऊपर से लाइट डालने वाले हैं सन की, और वो सनलाइट के फोटॉन्स आएंगे और इसको पंक्चर करके जंक्शन तक पहुंचना चाहिए उनको। दिस इज द रीजन कि मैंने इसको पतला बनाया हुआ है। मोटा बना देंगे तो वो सनलाइट पहुंचेगी नहीं अंदर तक। इसके ऊपर क्या लगा दिया है, मेटल की फिंगर्स लगा दी है जो कि सिल्वर की बनी रहती हैं। अब होगा क्या, सनलाइट हमने डाली तो यहां से होल और इलेक्ट्रॉन एक पेयर अलग हुआ। वो जैसे ही अलग होगा, वो एन जो इलेक्ट्रॉन होगा वो एन टाइप में आ जाएगा, और जो होल होगा वो पी टाइप में चला जाएगा। अब इसी जो ये पूरा का पूरा फिगर आप देख रहे हैं, जिसकी 3 सरफेस एक साथ आपको दिखाई दे रही हैं, अब हम इसका व्यू चेंज कर देंगे। अभी तक हम आपको ऐसे दिखा रहे हैं इसका व्यू, अब हम इसका व्यू चेंज कर दिया। हमने आपको ऐसा दिखाना शुरू कर दिया या ऐसा दिखाना शुरू कर दिया। जब हम आपको ऐसा दिखाएंगे तो आपको केवल ये दिखेगा सामने से, ना आप इधर साइड देख पाएंगे, ना ये देख पाएंगे, ना ऊपर ना नीचे, ना ये पीछे का साइड। आपको केवल एक सरफेस दिखेगी आपके सामने वाली। अभी तक हम आपको कैसा दिखा रहे थे, ऐसा, तो 3 सतहें आपको दिख जाती थी। अब हम आपको ऐसा दिखा रहे हैं, केवल एक सरफेस आप देख पाओगे बस। ठीक है, अब उस सरफेस को थोड़ा सा समझिए क्या क्या। हाँ, एक चीज तो मैंने बताई नहीं, उसको भी मुझे बताना चाहिए। ये नीचे में क्या लगा हुआ है, ये पी टाइप सेमीकंडक्टर के साथ जो नीचे का हिस्सा था, उसमें हमने कॉपर की एक प्लेट चिपका दी है पूरी। इसको बैक कांटेक्ट बोलेंगे, पिछली साइड का कांटेक्ट। तो ये बैक कांटेक्ट जो बना रहता है, ये कॉपर का बना रहेगा, तांबे का इसको बना के इसमें लगा दिया जाता है, और ये पूरे में नीचे में लगा रहेगा। पी टाइप का जितना भी ये पट्टी बनी हुई थी, ये पूरे में नीचे चिपका देते हैं बैक कांटेक्ट। इतना मोटा थोड़ा सा लगा दिया कॉपर की प्लेट मैंने, ये देखिए दिख रही है बैक कांटेक्ट, आपको लिखा भी है बैक कांटेक्ट, जो कि कॉपर प्लेट चिपकाई है मैंने। अब इसको मैंने बोला आपको कि मैं ऐसे दिखाना चाहता हूं। अब आप ध्यान से देखिएगा, जब ऐसे दिखाएंगे तो सबसे नीचे आपको क्या दिखेगा, सोच के बताइए, सबसे नीचे आपको क्या दिखेगा, कॉपर की प्लेट दिखेगी। ये देखिए, ये उसका साइड व्यू आप देख रहे हैं। ये 3D व्यू उसका दिखाया मैंने, ये केवल एक साइड से आप देखें तो ऐसा दिखेगा आपको। सबसे नीचे में क्या दिखेगा आपको, बैक कांटेक्ट। बैक कांटेक्ट से थोड़ा सा ऊपर आएंगे तो क्या मिलेगा, पी टाइप सेमीकंडक्टर मिलेगा। ये पी टाइप सिलिकॉन वेफर हमको मिल गई, विच हैज 300 माइक्रोमीटर विड्थ। उसके ऊपर आएंगे तो कौन आ जाएगा फिर,
एन टाइप सेमीकंडक्टर की वेफर आ जाएगी, उसके ऊपर पतली सी जो बनी हुई है ऐसे, ये वाली। तो ये देखिए लेयर आपको दिख रही है, एन टाइप सिलिकॉन की वेफर है जिसकी मोटाई पी टाइप सेमीकंडक्टर से 1000 गुना कम है। उसके ऊपर में क्या दिखेगा आपको? उसके ऊपर में क्या है? अरे मेटल की फिंगर है कि नहीं? जगे नहीं अभी अब तक आप लोग? जग गए ना? तो फिर बता दीजिए ऊपर में क्या लगाया है? इसके मेटल की फिंगर्स लगाई है। और वो मेटल की फिंगर्स काहे की बनाई? कौन से मेटल की बनी हुई है? सिल्वर की बनी हुई है। हम सबसे बेस्ट मटेरियल यूज करते हैं इस जगह पर, क्योंकि इन्हीं को इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करना है। तो सिल्वर की ये लगा देते हैं, तो अगर हम ऐसा आपको दिखाते तो पूरी फिंगर आपको दिख जाती, पर हम तो आपको ऐसा दिखा रहे हैं, ऐसा दिखा रहे हैं, तो पूरी फिंगर नहीं दिखेंगी। उसमें फिंगर की जगह पर केवल आपको कुछ लगेगा कि यहां लगा हुआ है। ये मेटल फिंगर्स का पॉइंट जैसे आपको दिखेंगे। भाई आप देखो, अगर मैं ऐसा हाथ करूंगा तो ये पूरी उंगलियां मेरी दिख जाएंगी आपको। अगर मैं ऐसा कर दूंगा तो केवल यही तो दिखेंगे आपको, बस। तो यही चीजें आपको केवल यहां दिख रही हैं। तो ये इसका साइड व्यू हो गया जो मैंने आपको दिखाया यहां पर। ये समझ आ गया सभी को? नीचे सबसे क्या दिखा? कॉपर की प्लेट, उसके ऊपर पी टाइप सेमीकंडक्टर, उसके ऊपर एन टाइप की बहुत पतली सी लेयर, और उसके ऊपर सिल्वर की मेटल फिंगर जो बनके लगी हुई है। ठीक है ना? ओके, ये ऐसा दिखेगा आपको साइड से। ये 3D व्यू है, ये एक सिंगल साइड का दृष्टि आपको दिखाई जा रही है। उसके बाद अब इसको भी मैंने कुछ थोड़ा सा बदल दिया। देखो, सबसे पहले मैंने इसे आपको दिखाया ऐसा, फिर मैंने इसे दिखाया ऐसा, अब हम आपको ऐसा दिखाना चाहते हैं। ध्यान से देखिएगा भाई। पहले आपने ऐसे देखा तो छत भी दिखी, ये सरफेस भी दिखी, और ये सरफेस भी आपको दिख गई, तीन तरफ से दिख गया। फिर हमने इसको कैसा दिखाया आपको? केवल एक साइड से ऐसे करके दिखा दिया, या ऐसा दिखा दिया, ये वाली सरफेस देखी आपने, बस। अब हम इसको कैसा कर देना चाहते हैं? अब हम इसको ऐसा कर देंगे। अब आप ध्यान से देखिएगा, जब ऐसा है तो नीचे कॉपर प्लेट, बीच में पी जंक्शन, पी टाइप सेमीकंडक्टर, उसके ऊपर एन टाइप, उसके ऊपर फिंगर। अब हम ऐसा कर देंगे। अब जब ऐसा कर देंगे तो इधर क्या आ जाएगा बताओ? कॉपर प्लेट इधर आ जाएगी। फिर उसके बाद इधर कौन आ जाएगा? पी टाइप सेमीकंडक्टर, उसके बाद एन टाइप, और उसके बाद आ गया। देखो ये चित्र, देखो देखिए, सबसे इधर की तरफ क्या आ गया? कॉपर की प्लेट, उसके बाद पी रीजन आ गया। फिर ये चीज क्या आ गई? ये पीएन जंक्शन, और पीएन जंक्शन के थोड़ी दूर इधर और थोड़ी दूर इधर तक कौन है? डिप्लेशन लेयर। अब डिप्लेशन लेयर दिखाई गई है यहां पर, और इस फिगर में आप सोचोगे डिप्लेशन लेयर हमने दिखाई ही नहीं थी आपको। अब मुझे मौका मिला है दिखाने का, अब हमने डिप्लेशन लेयर दिखाई है। आप डिप्लेशन लेयर बिगाड़ दोगे अगर, तो ये जंक्शन है जो कि यहां ये दिख रहा था आपको, ये जंक्शन ये वाली है, ये ठीक है। पर इसमें मैंने डिप्लेशन लेयर दिखाया क्योंकि अब यहां से एक्शन समझ जाएंगे हम। और सॉरी, पी रीजन के बाद ये जंक्शन मिल जाएगी, और जंक्शन के इधर पूरा ये क्या है? एन रीजन। एन रीजन के बाद में ये कौन दिख रहा है आपको? ये फिर से मेटल फिंगर दिख रही है। तो ये पी रीजन है, ये इधर वाला हिस्सा पूरा जंक्शन के इधर पूरा एन रीजन है। जंक्शन यहां पर आ गई आपकी। ये जो आप दिख रहे हैं 4-5 बने हुए, ये मेटल की फिंगर से जो कि सिल्वर की बनी हुई है। ठीक है, हम इसको अब कैसे ये वर्क करेगा? ये तो इसका हो गया, क्या बोलते हैं ना, उसको बोलते हैं कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन मतलब संरचना। देख लीजिए संरचना में हमने क्या लिखा हुआ है। अब संरचना पूरी देख ही चुके हैं तो पढ़ ही लेते हैं इसको। फिर इसमें एक पीएन संधि डायोड होता है, देख ही रहे हैं आप, जिसका एन क्षेत्र बहुत पतला, एन क्षेत्र जो होता है वो बहुत पतला होता है, 0.3 माइक्रोमीटर का। देखो ये एन क्षेत्र ऊपर लगा है 0.3 माइक्रोमीटर, और पी क्षेत्र उसकी तुलना में थोड़ा मोटा होता है। केवल मोटा नहीं, उसकी तुलना में थोड़ा सा मोटा रहता है, लगभग 300 माइक्रोमीटर का होता है। एन क्षेत्र को पतला इसलिए बनाया जाता है ताकि सूर्य से आने वाला प्रकाश एन क्षेत्र को पार करके पीएन संधि तक आसानी से पहुंच जाए। बताया हमने आपको।
एन क्षेत्र के ऊपर धातु के बने कुछ चालक लगे रहते हैं। एन क्षेत्र के ऊपर ये धातु के बने चालक, जिन्हें मेटल फिंगर कह रहे हैं, लगे रहते हैं, जो ऊपर का लगभग 15% पृष्ठ ढक लेते हैं। 15% पोर्शन कवर कर लेते हैं ऊपर का, तथा इसके बावजूद, मतलब वो ढक लेते हैं, उसके बावजूद भी 85% पृष्ठ खुला रहता है। खुला इसलिए रहेगा क्योंकि लाइट पड़ सके उस पर, जिससे कि सूर्य का प्रकाश ऊपरी पृष्ठ पर आपतित हो सके। पी क्षेत्र के नीचे, अब ऊपर का हिस्सा हो गया, पी क्षेत्र के नीचे की बात कर रहे हैं। पी क्षेत्र के नीचे तांबे की एक प्लेट लगी रहती है, जिसके माध्यम से आवेशों का चालन होता है। अब ये बताएं, ये दूसरा पॉइंट क्लियर हो गया आपको, कंस्ट्रक्शन वाला, ठीक है। अब वर्किंग पर आते हैं कि क्रिया कैसे होगी, कैसे सोलर सेल वर्क करेगा, इसको समझिए। बड़ा आसान है। ये देखा, उसके बाद ऐसा पलट के ये बना दिया मैंने। यहां तक तो कोई डाउट किसी को नहीं है। अब वर्किंग समझने की जरूरत है। ध्यान से सभी बच्चे देखेंगे जरा। जब ये पीएन जंक्शन बनती है, आपको ध्यान होगा, जैसे ही पीएन जंक्शन बनती है, एन साइड का जो क्षेत्र होता है, उसका जो डिप्लेशन लेयर होती है, उसका ये वाला सिरा कैसा चार्ज हो जाता है, पॉजिटिव चार्ज। और पी टाइप के इस क्षेत्र डिप्लेशन लेयर का ये वाला सिरा कैसा हो जाता है, नेगेटिव। ठीक है, ये तो ध्यान आया सबको। जैसे ही पीएन जंक्शन बनती है तो पी क्षेत्र डिप्लेशन लेयर बीच में आ जाती है। डिप्लेशन लेयर का पी क्षेत्र वाला हिस्सा नेगेटिव, और डिप्लेशन लेयर का एन क्षेत्र वाला हिस्सा पॉजिटिवली चार्ज्ड हो जाता है। इतना सबको ध्यान है। अच्छा, तो फिर यह भी याद होगा कि प्लस से माइनस की तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड भी इस पे बन जाता है। प्लस से माइनस की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। क्या आपको याद है कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड का नाम क्या रखा था हमने? हाँ, बताओ। आंतरिक वैद्युत क्षेत्र, इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड। वेरी गुड। तो ये वाला जो वैद्युत क्षेत्र है, इसका हमने नाम रखा था इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड। अब याद आ गया आपको? ठीक। अब हमने क्या किया, वैसे तो हम सनलाइट किधर से भेजेंगे? इधर से। भाई एन टाइप सेमीकंडक्टर की ओर से जाएगी ना सनलाइट ऊपर से, पर सुविधा के लिए हम सनलाइट को यहां पर भेजे डाले दे रहे हैं। भाई हमारा मेन मकसद सनलाइट को कहां तक पहुंचाना है? जंक्शन तक। अब इसे डाल दे रहे हैं आपको समझाने के लिए। अदरवाइज जो ये सोलर सेल होगी, इसमें सनलाइट ऐसा ऊपर एन क्षेत्र से आएगी। अब हम सनलाइट अगर इधर से भेजेंगे तो आपको डाउट होगा कि इधर से कहां से सनलाइट आ रही है, तो वो आपके समझाने के लिए। अदरवाइज एक्चुअली सनलाइट ऊपर से ही जाएगी। हम सनलाइट को जंक्शन तक पहुंचाना चाहते हैं, हमने मार दिया सनलाइट को जंक्शन तक पहुंच गई है। जैसे ही जंक्शन पर पहुंचेगी, जंक्शन पर कौन है? एटम्स हैं। एटम्स पर ये सनलाइट, सन के फोटॉन्स पड़ेंगे। फोटॉन्स पड़ेंगे तो क्या क्या बन जाएगा उस एटम से? एक होल बनेगा पॉजिटिव और एक इलेक्ट्रॉन बनेगा नेगेटिव। दो चीजें बनी। इसी जगह पर ये क्या है? आंतरिक वैद्युत क्षेत्र। जो वैद्युत क्षेत्र होता है वो धन आवेश पर अपनी दिशा में बल लगाता है, और ऋण आवेश पर यानी कि इलेक्ट्रॉन पर अपनी विपरीत दिशा में बल लगाता है। ये बात याद है कि नहीं याद है? याद है कि अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे बना हुआ है, ऐसा अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस पे हम होल अगर रख देंगे तो होल पर ये अपनी डायरेक्शन पर फोर्स लगाएगा। क्यों? क्योंकि ये धनावेशित कण है। और अगर हम इस पर इलेक्ट्रॉन रख देंगे तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है, इस पर ये इस दिशा में फोर्स लगाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज को अपनी दिशा में ले जाएगा और इलेक्ट्रॉन को अपनी अपोजिट डायरेक्शन पर ढकेलेगा। अब जैसे ही लेयर पर एक होल और इलेक्ट्रॉन बना, पॉजिटिव होल को क्या किया जाएगा? पॉजिटिव होल को इलेक्ट्रिक फील्ड अपनी दिशा में ले जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड किधर से किधर है? एन से पी की तरफ। तो बताइए यहां जो पॉजिटिव होल बनेगा और एक इलेक्ट्रॉन बनेगा, ये पॉजिटिव होल बना, ये इलेक्ट्रॉन बना। पॉजिटिव होल किधर की तरफ चला जाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पे, और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर की तरफ है, तो पॉजिटिव होल इधर आ जाएगा। और इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ चला जाएगा उल्टी दिशा में, इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएगा।
समझ में आया? तो सनलाइट के पड़ते ही जंक्शन पर एक इलेक्ट्रॉन और कोटर युग्म फ्री हो जाएगा, टूट जाएगा एटम। जो कोटर होगा वो आंतरिक वैद्युत क्षेत्र के कारण पी क्षेत्र को मिल जाएगा, और जो इलेक्ट्रॉन होगा वो आंतरिक वैद्युत क्षेत्र के कारण किसको मिल जाएगा? एन क्षेत्र को मिल जाएगा। अब एन क्षेत्र आपने कितना मोटा बनाया है? बहुत पतला। अब सोच सकते हैं इलेक्ट्रॉन इतनी पतली से इतनी भी मोटी, बहुत पतली है, इलेक्ट्रॉन इतनी पतली वेफर को मिला, तो वो इलेक्ट्रॉन अगर इतनी पतली वेफर में आएगा तो ये समझ लो ऊपर है तो धरा हुई वो, भाई वो पतला सा ये वेफर बनाई है हमने और इलेक्ट्रॉन उस पर आ गया। अगर इलेक्ट्रॉन उस पर आ गया तो ये ऊपर की वेफर में आ गया फिर तो। अब थोड़ा ध्यान से देखिएगा इस फिगर में, यहां पर इलेक्ट्रॉन आ गया, एन टाइप को मिला ना, इलेक्ट्रॉन ऊपर में आ गया और बहुत पतली बनी है तो ऊपर है बिल्कुल रखा होगा वो। अब यहां पर एन टाइप में इलेक्ट्रॉन आ गया, ये क्या चीज है? ये सेमीकंडक्टर है, एन टाइप सेमीकंडक्टर है। सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन उतनी तेजी से नहीं चलता है, क्यों? क्योंकि वो अर्धचालक है, चालक नहीं है। तो सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन उतनी तेजी से नहीं चलता, और यही रीजन है कि हमने एन टाइप सेमीकंडक्टर के ऊपर ऐसा पूरी फिंगर ही लगा दिया है। फिंगर लगाने से क्या बेनिफिट मिलेगा मुझे? इलेक्ट्रॉन पूरी एन टाइप सेमीकंडक्टर पे कहीं पर भी बनेगा, कहीं पर भी बनेगा, चाहे जहां पर बने वो किसी ना किसी सिल्वर की फिंगर के द्वारा उसको क्या कर लिया जाएगा? खींच लिया जाएगा, अपनी ओर आकर्षित कर लिया जाएगा। क्यों? क्योंकि सिल्वर क्या है? मेटल। अगर हम ये ना लगाते, अगर हम ना लगाते, केवल एक जगह सिल्वर रख देते ऐसा, पूरे में हम ऐसे फिंगर्स ना बनाते, एक जगह सिल्वर हम लगा देते, तो अब आप सोचिए कि जो इलेक्ट्रॉन यहां बनता उसको सिल्वर तक पहुंचने के लिए किसमें से चलना पड़ता? सेमीकंडक्टर में से चलना पड़ता, और सेमीकंडक्टर तो अच्छा चालक नहीं होता ना, तो इलेक्ट्रॉन को सिल्वर तक पहुंचने में बड़ी कठिनाई होती, वो पहुंच नहीं पाता। ये बात नहीं समझ में आ रही है? अरे भैया ये चीज काहे का बना हुआ है? पूरा सिलिकॉन का एन टाइप है, और सिलिकॉन क्या है? चालक है कि अर्धचालक है? अर्धचालक है। अर्धचालक में इलेक्ट्रॉन ज्यादा अच्छा चलेगा कि चालक में ज्यादा अच्छा चलेगा? चालक में ज्यादा अच्छा चलेगा। तो अगर हमने सिल्वर पूरा यहां रख दिया होता है ऐसे, तो जो इलेक्ट्रॉन यहां 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 बनते, उन इलेक्ट्रॉन्स को सिल्वर तक पहुंचने के लिए किसमें से होकर चलना पड़ता? अर्धचालक में से होकर चलना पड़ता, और अर्धचालक इलेक्ट्रॉन को चलने के लिए अच्छी डिवाइस नहीं है, अच्छी मटेरियल नहीं है, तो वो अच्छे से चलने नहीं देता उसको। इसलिए हमने क्या किया? पूरे में ऐसा फिंगर लगा दी कि इलेक्ट्रॉन कहीं पर भी बने, इलेक्ट्रॉन चाहे जहां पर बने उसके नजदीक कोई ना कोई सिल्वर की फिंगर तो आएगी ही आएगी, और वो सिल्वर की फिंगर उसको अपनी ओर क्या कर लिया करेगी? खींच लेगी। तो इलेक्ट्रॉन यहां बनेगा तो ये खींच लेगी, इलेक्ट्रॉन यहां बनेगा तो ये खींच लेगी, इलेक्ट्रॉन यहां बनेगा तो ये खींच लेगी। इलेक्ट्रॉन चाहे जहां बने पूरी सरफेस पर, सिल्वर की फिंगर उसको क्या कर लेंगी? अपनी तरफ खींच ही लेंगी, अपनी ओर अट्रैक्ट ही कर लेंगे। समझ आ रहा है कुछ आपको? तो क्या हुआ यहां पर कि इलेक्ट्रॉन किसको मिल गया? एन टाइप सेमीकंडक्टर को, और होल किसको मिल गया? पी टाइप सेमीकंडक्टर को। इलेक्ट्रॉन यहां पर आते ही किसके द्वारा अट्रैक्ट कर लिया गया? फिंगर्स के द्वारा, और होल यहां पर आ गया। और इसके पीछे में क्या लगी हुई है? तो कॉपर प्लेट अच्छी चालक है, ऐसा तो है नहीं कि चालक नहीं है। हाँ, सिल्वर के कंपैरिजन में कम अच्छा चालक है, लेकिन कंडक्टिंग मटेरियल कॉपर भी है। अब थोड़ा ध्यान से देखिएगा, जैसे ही इलेक्ट्रॉन यहां आया और होल यहां आया, तो पी रीजन में एक अतिरिक्त प्लस चार्ज आ गया, और एन रीजन में एक एक्स्ट्रा नेगेटिव चार्ज आ गया। अब अगर हम ये तार या ये कहीं कनेक्शन नहीं देते, बाई चांस कहीं कनेक्शन नहीं दे रहे हैं, लेकिन धूप लगातार पड़ रही है और कनेक्शन हमने कहीं दिया नहीं है, तो आप जानते हैं क्या होगा? लगातार इलेक्ट्रॉन एन क्षेत्र में जाते रहेंगे और होल कहां पर पहुंचते रहेंगे? पी क्षेत्र में। ये बात समझ में आ रही है? भाई आप कनेक्शन नहीं दे रहे हो पर धूप तो दे रहे हो ना, सनलाइट तो पड़ रही है, सन एनर्जी तो पड़ रही है उस पर, सोलर एनर्जी।
सोलर एनर्जी पड़ने से इलेक्ट्रॉन होल पेयर तो लगातार फ्री हो रहा है, और लगातार वो इलेक्ट्रॉन किसको मिल रहा है, एन क्षेत्र को, और होल किसको मिलता जा रहा है, पी क्षेत्र को। तो पी क्षेत्र में जो कॉपर प्लेट लगी है, इसका ये कौन सा चार्ज इसको मिलता चला जा रहा है, पॉजिटिव चार्ज। और एन क्षेत्र में जो सिल्वर फिंगर लगी है, इनको लगातार कौन सा चार्ज मिलते जा रहा है, नेगेटिव चार्ज मिल रहा है, पर कनेक्शन हमने नहीं दिया। अब आप थोड़ा ध्यान से समझ सकते हैं कि पी क्षेत्र में बहुत सारा पॉजिटिव एकत्र हो रहा है, एन क्षेत्र में बहुत सारा नेगेटिव इकट्ठा होते जा रहा है, और ये क्या बन गई, तो ये आंसर एक सेल बन गई। क्यों सेल बन गई, आप सोचिए सेल में क्या होता है। सेल में एक टर्मिनल होता है जहां पर बहुत सारा पॉजिटिव चार्ज होता है, और एक टर्मिनल होता है जहां पर बहुत सारा नेगेटिव चार्ज होता है। तो ये वैसे ही तो है, देख लो ना। अगर कनेक्शन नहीं दिया, मैं तब की बात कर रहा हूं कि एन क्षेत्र को बहुत सारा नेगेटिव चार्ज मिल गया, तो एन क्षेत्र के पास एक्स्ट्रा नेगेटिव चार्ज एकत्र हो रहा है, और पी क्षेत्र को हर बार क्या मिल रहा है, होल, तो उसके पास बहुत सारा पॉजिटिव है। अब इसके पास बहुत सारा पॉजिटिव है, इसके पास बहुत सारा नेगेटिव है, और ये पॉजिटिव है बहुत सारा, इसके पास बहुत सारा नेगेटिव है, तो दोनों के बीच एक विभवांतर उत्पन्न हो गया, एक विभवांतर उत्पन्न हो गया। समझ में आया। और अगर दोनों के बीच एक विभवांतर उत्पन्न हो गया है, तो ये क्या बन गई, सेल बन गई। आपने दिया क्या है इसको, सोलर एनर्जी, और यह भी क्या बन गई है, सेल। क्यों, क्योंकि सेल में भी तो एक साइड में एक टर्मिनल पॉजिटिव रहता है और एक टर्मिनल नेगेटिव, तो ये सेल बन गई। बस जरूरत है, अगर ये सेल है तो जब तार जोड़ेंगे तो धारा बहेगी, तो ठीक है, बहना शुरू हो जाएगी। कैसे फ्लो होगी, देखो ध्यान से। ये जितने भी नेगेटिव यहां पर इकट्ठे हैं, सब इन पॉजिटिव से मिलकर न्यूट्रलाइज होना चाहते हैं, न्यूट्रलाइज होना चाहते हैं। अब हमने क्या किया, तो आप सोच सकते हो कि अगर ये नेगेटिव जितने यहां पर बनते जा रहे हैं और जितने यहां प्लस बनते जा रहे हैं, अगर ये दोनों ही एक दूसरे से मिलना चाहते हैं, तो ये नेगेटिव यहां से आकर ऐसा क्यों नहीं मिल जाते सब पॉजिटिव से। इसलिए नहीं मिल जाते क्योंकि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर आंतरिक बना है, ये इधर के इलेक्ट्रॉन इधर के होल्स के लिए उल्टा पड़ता है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इधर के इलेक्ट्रॉन इधर आ नहीं सकते और इधर के होल इधर जा नहीं सकते, पर ये लगातार इकट्ठे होते जा रहे हैं। तो इसका पोटेंशियल बहुत ज्यादा प्लस हो गया है, इसका पोटेंशियल बहुत ज्यादा माइनस हो गया है। मतलब हम कह सकते हैं कि इसका पोटेंशियल बहुत हाई हो गया है, इसका पोटेंशियल बहुत लो हो गया है। हाई पोटेंशियल, लो पोटेंशियल, ये एक सेल बन गई है। इधर से इलेक्ट्रॉन आके मिल भी नहीं सकते बेचारे। हमने क्या कर दिया, बाहर से इनको कनेक्शन दे दी। अगर जंक्शन के आर पार नहीं आ जा सकते तो हमने बाहर से इनको कनेक्शन दे दी, ये हमने जोड़ दिया। अब इलेक्ट्रॉन्स को होल्स से ज्वाइन होने के लिए कितने रास्ते हैं, आंसर है 2 रास्ते हैं। एक रास्ता तो ये है कि या तो ये यहां से यहां पर आ जाए सीधे, इतनी ताकत उसके पास हो कि वो इस जंक्शन को उल्टा इलेक्ट्रिक फील्ड को पार करके इधर आ जाए। और इलेक्ट्रॉन के पास अगर ये वाला रास्ता नहीं है, अगर ये ताकत नहीं है उसके पास, तो अब उसके पास एक दूसरा रास्ता है कि यहां से आए तो फिर चल करके। और ये वाले रास्ते पे हमने क्या लगाया है, ये वाले रास्ते पर हमने लगाया चालक तार, कंडक्टर लगाया। और कंडक्टर का रेसिस्टेंस ना के बराबर होता है, बहुत कम रहता है कंडक्टर का रेसिस्टेंस। तो ये लेयर इलेक्ट्रॉन को इधर से इधर आना अलाउ नहीं करती, लेकिन इलेक्ट्रॉन देखता है कि उसके पास एक रास्ता और है होल्स तक पहुंचने का। क्या, ये रास्ता चलना शुरू करो, इधर से आ जाओ। जो यहां पर आपने लोड लगाया है, आपने बल्ब लगाया है, फैन लगाया है, बैटरी लगा दी है, मोबाइल लगा दिया है, जो कुछ आपने लगाया है उसके अंदर से होकर आए और तब ये कोटर तक पहुंच जाए, तो वो जाना शुरू कर देता है। क्यों, क्योंकि ये रास्ते में प्रतिरोध बहुत ज्यादा है उसके लिए, और इस रास्ते का प्रतिरोध बहुत कम है। तो चार्ज हमेशा लो रेसिस्टेंस वाला रास्ता अपनाता है और उस रास्ते पर चलकर वो होल तक पहुंचना शुरू कर देता है। तो जितने इलेक्ट्रॉन इसको मिलते हैं लगातार, वो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन यहां से आकर के ऐसे चलने लगते हैं। अब बहुआ ध्यान से सुनिएगा, इलेक्ट्रॉन अगर इधर चलते हैं, ऐसे आते हैं, ऐसे ऐसे, तो इलेक्ट्रॉन का चलना क्या होता है, करंट। इलेक्ट्रॉन चार्ज पार्टिकल है और चार्ज पार्टिकल चला मतलब क्या बनी, करंट। इलेक्ट्रॉन किधर से किधर चला, यहां से ऐसे आके ऐसे गया। अगर इलेक्ट्रॉन ऐसे चला तो करंट कैसे चलेगी,
ऐसे करंट फ्लो होगी। करंट की डायरेक्शन इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन से उल्टी मानी जाती है ना तो बाहरी परिपथ में ऐसा धारा बहना स्टार्ट हो जाती है। यहां से आप सनलाइट लगातार डालते जाइए, एटम्स लगातार ब्रेक होते चले जाएंगे, उन एटम्स से इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएंगे, वो इलेक्ट्रॉन ऐसे इस तार में से होते हुए ऐसे पी रीजन में पहुंच जाएंगे। और जब इलेक्ट्रॉन बाह्य परिपथ में ऐसा बहेंगे तो बाह्य परिपथ में एक धारा इधर से उधर की तरफ चलना शुरू कर देगी। अब करंट फ्लो होने लगी तो करंट से जो भी डिवाइस आपकी चलती है, चाहे जो डिवाइस यहां लगा दोगे वो डिवाइस चलना शुरू कर देगी। अगर आप बल्ब लगा देंगे तो उसके भीतर में से इलेक्ट्रॉन जाएगा, उस बल्ब को जला देगा। आप पंखा लगा देंगे, पंखे को घुमा देगा। आप बैटरी लगा देंगे, आपकी बैटरी चार्ज कर देगा। तो सोलर सेल ऊपर लगा के आते हैं पैनल, नीचे बैटरी लगा लेते हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज आते हैं, इलेक्ट्रॉन्स आते हैं और बैटरी को हमारी क्या कर देते हैं, चार्ज कर देते हैं। आप देख लीजिए, इसके लिए ना तो हम कोई कोयला जला रहे हैं, ना हम पानी का बांध बना के ऊपर से पानी गिरा रहे हैं, ना अपना जनरेटर चला रहे, कोई डीजल पेट्रोल खर्च नहीं कर रहे, कोयला खर्च नहीं कर रहे हैं, अपना पानी का बांध बना के ऊपर से टरबाइन नहीं चला रहे हैं। हम इसके लिए कुछ नहीं करना, केवल आपको सोलर सेल को धूप में रख देना है बस। और इतना सा तो आप कर ही सकते हो, समझ रहे हैं। ये उठाओ धूप में रख दो, या वो भी मत करना चाहो तो छत में बढ़िया उसको फिक्स करवा दो, जब धूप निकलेगी अपना आ जाएगा, आप टेंशन फ्री हो जाओगे। समझ आया। जैसे ही धूप आएगी करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगी, आपका पंखा चल पड़ेगा, बल्ब जल पड़ेगा, बैटरी चार्ज होना शुरू हो जाएगी, आपकी मोबाइल की बैटरी चार्ज होगी। जो करोगे वो यहां से हो सकेगा। ज्यादा चार्जर चाहिए, ज्यादा सेल लगाइए, फिर तो समझ आ रहे हैं आपको। तो इस तरीके से ये वर्क होना स्टार्ट हो जाएगा इस पर। अब बताएं समझ आया कि नहीं आया, ये वर्किंग आपको इसकी नहीं समझ में आई, आ गई। अब देख लीजिए यहां पर क्या लिखा गया है, इसको भी पढ़ लीजिए। वर्किंग में क्या लिखा है हमने, देखो वर्किंग में लिखा है, जब प्रकाश फोटोन जिनकी ऊर्जा h न्यू इज ग्रेटर देन Eg है, मतलब फोटोनों की ऊर्जा जिस मटेरियल का आपने सोलर सेल बनाया है, जिस सेमीकंडक्टर से, उसके एनर्जी गैप से थोड़ी ज्यादा होनी चाहिए। अभी बताएंगे क्यों ऐसा होना चाहिए। तो जब प्रकाश के फोटोन सौर सेल पर आपतित होते हैं, सौर सेल पर गिरते हैं, तो वो एन क्षेत्र को पार करके पीएन संधि तक पहुंच जाते हैं। ऊपर से आए, एन क्षेत्र को पार किया, जंक्शन तक पहुंच गए, तथा संधि के आर पार बनी अवक्षय परत में इलेक्ट्रॉन कोटर युग्म मुक्त होने लगते हैं। ये जो जंक्शन है, इसके आर पार जो ये डिप्लेशन लेयर बनी है, इसमें जो भी एटम्स है वो टूटना शुरू हो जाएंगे और उनसे इलेक्ट्रॉन और कोटर का पेयर मुक्त होना शुरू हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन व कोटर दोनों आंतरिक वैद्युत क्षेत्र EI के कारण विपरीत दिशा में चले जाते हैं। EI के कारण होल P क्षेत्र में आ जाता है, इलेक्ट्रॉन N रीजन में आ जाता है। अर्थात इलेक्ट्रॉन N क्षेत्र तथा कोटर P क्षेत्र में चले जाते हैं, ठीक है ना। संधि के दोनों ओर इनके एकत्र होने के कारण, अब अगर धूप लगातार डालते रहोगे तो इधर P, इधर होल इकट्ठा होता रहेगा और इधर इलेक्ट्रॉन इकट्ठा होता रहेगा। एकत्र होने के कारण सौर सेल के ऊपर लगे धातु के चालक, ऊपर लगे धातु के चालक यानी कि मेटल फिंगर, तथा नीचे लगी तांबे की प्लेट, ये वाली तांबे की प्लेट के बीच विभवांतर बढ़ना शुरू हो जाता है। बात सही है, तांबे की प्लेट पॉजिटिव होना शुरू हो जाती है और इधर का ये फिंगर्स कैसी हो जाती है, नेगेटिव। विभवांतर बढ़ने लगता है और जैसे ही इन दोनों के बीच एक बाह्य लोड प्रतिरोध जोड़ा जाता है, जैसे ही हम एक्सटर्नल सर्किट लगाते हैं इनके बीच में, तो इलेक्ट्रॉनों के चलने के कारण, अब या तो इलेक्ट्रॉन ऐसा जंप करता, तो इलेक्ट्रॉन ऐसे जंप नहीं कर पाता क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड उसको उल्टा पड़ता है, तो इलेक्ट्रॉन यहां से फिर ऐसा बाहर से चलना शुरू कर देता है। क्यों, इलेक्ट्रॉन को प्लस यहां दिखता है ना, तो वो यहां से चल के और प्लस की तरफ जाना शुरू कर देता है। तो इलेक्ट्रॉनों के चलने के कारण एक प्रकाश वैद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है। ये जो करंट मैंने आई बताई कि आई करंट इसमें फ्लो होने लग गई। अब ये बताइए आपको समझ आया वर्किंग की नहीं, आ गया, आ गया सभी को। अब एक आध छोटी मोटी चीजें और देखनी रहेगी, जैसे ये एक छोटा सा फिगर मैंने बना के रखा हुआ है, आप इसको देख लीजिए। ग्राफ है, वोल्टेज और करंट के बीच का ग्राफ है। थोड़ा ध्यान से सोचिएगा, ये हम वोल्टेज ले रहे हैं इधर की तरफ और इधर की तरफ हम क्या ले रहे हैं, करंट। इधर लिख दिया है मैंने, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये हम वोल्टेज ले रहे हैं, ये हम करंट ले रहे हैं इस अक्ष में, मतलब एक्स अक्ष में वोल्टेज
और वाई एक्सिस की ओर करंट हम ले रहे हैं। अब ध्यान से थोड़ा देख के बताइएगा मुझे गौर से। ये सर्किट मैंने बीच में से तोड़ दिया। अगर ये सर्किट तोड़ दिया है, आप दो चीजों के बारे में बताइए, करंट का और पोटेंशियल डिफरेंस का। करंट इस समय सर्किट में बहेगी कि नहीं बहेगी? जब सर्किट टूटा हुआ है तो करंट तो जीरो रहेगी। विभवांतर का क्या होगा? विभवांतर जीरो होगा, मैक्सिमम होगा, क्या होगा? विभवांतर का क्या मतलब है? एक साइड की प्लस और एक साइड माइनस, हाई पोटेंशियल लो पोटेंशियल के बीच का डिफरेंस। तो हमने जब सर्किट तोड़ दिया तो करंट तो जीरो हो गई, विभवांतर है कि नहीं है? विभवांतर है। अरे लगातार प्लस इकट्ठे इधर हो रहे हैं, माइनस इधर इकट्ठे हो, तो विभवांतर तो है। तो विभवांतर इस समय मैक्सिमम होगा, पर करंट इस समय कैसी होगी? जीरो। तो देखो करंट जीरो है पर विभवांतर इस समय कैसा है? मैक्सिमम है। तो करंट जीरो है पर पोटेंशियल डिफरेंस मैक्सिमम है। ये वाले पोटेंशियल डिफरेंस को हम कहते हैं ओपन सर्किट वोल्टेज। क्यों? क्योंकि सर्किट हमने कैसा रखा है? ओपन रखा हुआ है। ओपन सर्किट का मतलब स्विच ऑफ। ओपन सर्किट का मतलब क्या? स्विच ऑफ। याद कीजिए, स्विच ऑफ सर्किट का, सर्किट ओपन है, उस समय वोल्टेज मैक्सिमम रहेगी पर करंट कैसी होगी? जीरो रहेगी। तो वोल्टेज मैक्सिमम है, करंट जीरो है, V, 0। वोल्टेज मैक्सिमम, करंट जीरो। ठीक है। दूसरी चीज, जब हम इसको जोड़ देंगे, और अब हमने इसको जोड़ा कैसे? हमने भी बड़ी कलाकारी कर दी। जोड़ा ऐसे कि इसको प्रतिरोध नहीं दिया, बिल्कुल प्रतिरोध दिया ही नहीं। मतलब इसके रास्ते पर बल्ब नहीं लगाया, पंखा नहीं लगाया, बैटरी चार्ज नहीं की हमने। एक छोटा सा तार लेके आए और दोनों टर्मिनल में ऐसा रख दिया, या एक लोहे की रॉड लेके आए, आयरन की रॉड, और दोनों टर्मिनल में ऐसा रख दिया हमने। तो हमने इसको कोई प्रतिरोध नहीं दिया। प्रतिरोध नहीं दिया मतलब हमने क्या कर दिया? शॉर्ट सर्किट कर दिया, इसका शॉर्ट कर दिया इसको। प्रतिरोध देते तो वो उसको चलाता, पर प्रतिरोध हमने दिया ही नहीं, हमने शॉर्ट सर्किट कर दिया उस पर। सॉरी, शॉर्ट सर्किट कर देंगे। अब बताइए क्या होगा? प्रतिरोध नहीं दिया तो चार्जेस, जब रास्ते पर प्रतिरोध होता है तो चार्ज के फ्लो का स्पीड धीमी रहेगी। लेकिन अगर एक भी रेसिस्टेंस रास्ते पर नहीं आएगा तो क्या होगा? चार्ज तो पूरी तरीके से बह जाएगा ना। आप देखिए करंट का फॉर्मूला क्या होता था? V/R। अगर रेसिस्टेंस हमने जीरो कर दिया तो करंट कैसी हो जाएगी? इन्फिनिटी करंट हो जाएगी। इन्फिनिटी मतलब मैक्सिमम। तो हमने जब शॉर्ट सर्किट कर देंगे, हम रेजिस्टेंस नहीं देंगे, तो उस समय करंट कैसी हो जाएगी? ये देखिए करंट मैक्सिमम हो जाएगी, पर उस समय वोल्टेज, आंसर वोल्टेज बिल्कुल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि पूरे इलेक्ट्रॉन निकल करके इधर आ जाएंगे। तो अब ना तो इधर प्लस बचेगा और ना इधर माइनस नहीं बचा, क्योंकि पूरे इलेक्ट्रॉन एकदम धड़धड़ा के इधर की तरफ आ गए। उधर के पूरे इलेक्ट्रॉन खत्म, इधर के पूरे होल्स न्यूट्रलाइज हो गए। तो इधर का प्लस भी खत्म, इधर का माइनस खत्म। तो वोल्टेज क्या हो गया? जीरो। पर करंट उस समय कैसी होगी? करंट मैक्सिमम होगी, वोल्टेज कैसा होगा? जीरो होगा। 0, मैथमेटिकली आप अच्छों का मतलब समझते हैं, इसलिए मैंने ऐसे लिख दिया है। तो इस वाली करंट को क्या बोलेंगे? ये करंट है, ये वोल्टेज था, ये क्या है? करंट। इसको बोलते हैं शॉर्ट सर्किट करंट। फिर से बताइए, शॉर्ट सर्किट में वोल्टेज कितना होगा? शॉर्ट सर्किट में वोल्टेज जीरो, करंट मैक्सिमम। ओपन सर्किट करेंगे तो क्या रहेगा? वोल्टेज मैक्सिमम और करंट, तो सिंपल सा समझ में भी आता है। ठीक है ना? आप बैटरी में नॉर्मली करके देखिए, ये चीज मिलेगी। बाकी अगर हम रेसिस्टेंस देंगे तो क्या होगा? ये तो ओपन सर्किट और शॉर्ट सर्किट की बात कर दी। थोड़ा सा रेसिस्टेंस देके बताओ क्या होगा? अगर आप रेसिस्टेंस देते हैं तो देखिए क्या होगा। रेसिस्टेंस देंगे तो जब इतना वोल्टेज लगाएंगे तो इतनी करंट मिलेगी, इतना वोल्टेज लगाएंगे इतनी करंट मिलेगी, इतना वोल्टेज लगाएंगे इतनी करंट मिलेगी, इतना वोल्टेज लगाएंगे इतनी करंट मिलेगी। ये होता रहेगा। समझ रहे हैं? तो इतना वोल्टेज लगाने से इतनी करंट आपको मिलेगी, इतना वोल्टेज लगाने से इतनी करंट मिलेगी,
इतना वोल्टेज लगाने से इतनी करंट मिलेगी। वोल्टेज जैसे जैसे बढ़ाते जाओगे आप, करंट की वैल्यू धीरे धीरे क्या होते जाएगी, बढ़ते चली जाएगी। समझ आ रहा है कुछ आपको? तो ओपन सर्किट वोल्टेज और शॉर्ट सर्किट करंट, ये एक्सिस करंट की थी तो शॉर्ट सर्किट के साथ करंट लिखोगे, और ये वोल्टेज को प्रदर्शित करती है तो ओपन सर्किट वोल्टेज लिखा जाएगा। एंड आई होप कि ये चीज आपको समझ में आ गई है। एक छोटी सी चीज हम इसमें आपको बताना चाहते हैं कि जो सोलर सेल बनेगा इसके लिए कौन सा मटेरियल ज्यादा सुटेबल होता है, कौन सा मेटल, सिलिकॉन लगाएंगे, जर्मेनियम लगाएंगे या और कोई कंपाउंड यूज करेंगे हम, ये एक चीज हम आपको बताना चाहते हैं। और उसके लिए मैं यहां का थोड़ा सा हिस्सा इरेज कर दूंगा, ठीक है? आप बाकी नोट कर लीजिएगा। थोड़ा देख लीजिए, ध्यान से देखिएगा। इसके लिए पहले हम आपको समझा देते हैं, फिर आपको ज्यादा अच्छा लगेगा। थोड़ा देखिएगा ध्यान से। अगर आपने एनर्जी गैप, उसके लिए एनर्जी गैप आपको देखना पड़ेगा कितना लगाया है भाई। इसके लिए ना सबसे पहले तो हम सन से आने वाले फोटोन को ही चेक करेंगे कि जो सूर्य से फोटॉन्स आ रहे हैं उनके पास कितनी एनर्जी है। बाई चांस एग्जाम्पल के रूप में मैंने मान लिया कि सोलर एनर्जी में सन से जो फोटोन आ रहे हैं उनके पास ऊर्जा है 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। थोड़ा मेरी बात सभी गौर से सुनिएगा, आपको एक बार में समझ में आ जाएगा। मैं क्या आपको बताने जा रहा हूं कि सोलर सेल बनाने के लिए कौन सा सेमीकंडक्टर मटेरियल सबसे ज्यादा सुइटेबल होगा। जर्मेनियम का बनाएंगे, सिलिकॉन का बनाएंगे कि गैलियम आर्सेनाइड का बनाएंगे या कोई कंपाउंड हम दूसरा यूज करेंगे, वो हम बताना चाहते हैं। तो हम उसके लिए सबसे पहले सन से ये पूछेंगे कि भाई तुम जो हमको फोटोन भेज रहे हो वो कितनी एनर्जी के फोटोन भेज रहे हो, उससे हम बात कर लेंगे। और हमने देखा, उसने हमको बताया कि हम ज्यादातर जो फोटोन भेजेंगे वो 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी के भेजेंगे, ठीक है? अब थोड़ा गौर से देखिएगा, वहां से जो फोटोन आते हैं ज्यादातर फोटोन कितने एनर्जी के आते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी के। और हमने यहां पर एक मटेरियल लगा दिया जिसका एनर्जी गैप है 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। गौर से समझने की कोशिश करिएगा। फोटोन कितनी एनर्जी का आया, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मटेरियल जो लगाया उसका गैप कितने का है, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो जब वो फोटोन पड़ेगा एटम पर तो क्या वो इलेक्ट्रॉन को ऐसा निकाल पाएगा, फ्री कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि जो मटेरियल आपने लगाया उसका एनर्जी गैप 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। उसको जब एक इलेक्ट्रॉन को 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी मिलेगी तो वो अलग होगा। और सूर्य से आने वाले फोटोन कितनी ऊर्जा दे रहे हैं, वो तो केवल 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दे रहे हैं, तो कोई भी इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं होगा, मतलब हमारे काम में नहीं आएगा। हमने क्या किया, तो क्या करना चाहिए बताइए? आंसर है, अगर वहां से 2 वाले आ रहे हैं तो 2 से ऊपर की गैप वाला मटेरियल ना लगाओ। 2.5 वाला लगाओगे तो भी एनर्जी 2 आएगी, फिर भी वो अलग नहीं कर पाएगा। तो कितने का लगाए फिर? 2 से कम वाला लगाओ। 2 से कम वाला हमने लगा दिया, 0.7 वाला लगा दिया। एक मटेरियल हमने लिया जिसका एनर्जी गैप कितना है, 0.7 लगा दिया हमने। अब ऊपर से कितने इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी के फोटोन पड़े, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के। इलेक्ट्रॉन अलग होने के लिए कितना लिया उसने, 0.7। फोटोन कितनी लेके आया, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। उनमें से इस इलेक्ट्रॉन ने अलग होने के लिए कितना लिया, 0.7, और 0.7 लेके अलग हो गया। 0.7 लेके अगर ये अलग हो गया है, 0.7 लेके यहां पर आ गया और फिंगर में से होकर ये यहां चल गया, तो यहां चलेगा फिर आपको ऊर्जा दे देगा। कितनी दे देगा, कितनी दे देगा, 0.7 दे देगा या 2 दे देगा, 0.7 ही देगा। जितनी लिया है उसने सन से 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, उतनी ही तो यहां आके वापस कर देगा। लेकिन फिर भी हमारा काम नहीं बना, हमें अच्छा नहीं लगा। क्यों? क्योंकि सन के फोटॉन्स कितने एनर्जी लेके आ रहे हैं और हम केवल कितनी ले पाए उसमें से, तो हम तो कम इंटेलिजेंट हो गए। 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी के फोटॉन अगर वहां से आ रहे हैं तो हम चाहेंगे कि जब 2 के आ ही रहे, बाकी 1.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या हो गई,
बर्बाद हो गई ना, कहीं यूज में नहीं आई, 0.7 निकाल के आप आ गए। तो हम ये चाहते हैं कि हम ऐसा मटेरियल यूज करें। अब आप बताइए क्या आपको लगता है कैसा मटेरियल यूज करना चाहिए, 0.7 वाला, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाला, या और कुछ? और कुछ। तो और कुछ में क्या चाहेंगे आप? जिसका एनर्जी गैप करीब करीब 2 के बराबर हो। 1.8 वाला यूज कर लेंगे, 1.9 वाला यूज करेंगे। उससे क्या होगा, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट फोटोन लेके आएगा, इलेक्ट्रॉन कितनी लेगा, 1.9 लेके अलग हो जाएगा, 1.9 लेके आएगा, फिर वो आपको 1.9 दे जाएगा। तो 2 में 1.9 खींच लेना। आप बहुत इंटेलिजेंट हैं, नहीं समझ में आए, पर 2 कोई लेके आए और आप उससे 0.7 ही ले पाए, तो उसकी 1.3 तो बर्बाद हो गई ना। ऐसे 0.1 बर्बाद होगी तो हमें ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। तो हम इसीलिए ऐसा मटेरियल यूज करते हैं जिसका एनर्जी गैप सूर्य से आने वाले फोटोनों की एनर्जी के बराबर लगभग हो। और हमने देखा, इसका एक ग्राफ बनाया गया, इसका एक ग्राफ बनाया गया एनर्जी के साथ उनके नंबर का। ग्राफ कुछ ऐसा बना, इस तरीके का ग्राफ बना। यहां पर नंबर ऑफ फोटॉन्स मिले और यहां पर हमने एनर्जी ले ली। हमने देखा कि ज्यादातर फोटॉन उसमें जो मुझे मिल रहे हैं वो लगभग 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के मिलते हैं। 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सूर्य से आने वाले ज्यादातर फोटोनों की ऊर्जा 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास की है। समझ आ रही है? बाकी भी ऊर्जा के फोटोन आते हैं, लेकिन अगर 1 करोड़ फोटोन वहां से आए हैं, 1 करोड़ फोटोन आए हैं, तो उन 1 करोड़ में ज्यादा से ज्यादा फोटोन कितनी ऊर्जा लेके वहां से आते हैं? 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर ऊर्जा लेके आते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, हमने पता लगा लिया कि उस भीड़ में ज्यादातर फोटॉन्स के पास 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा रहती है। अब हम यहां पर चालाकी करेंगे कि हम जो मटेरियल का ये सब बनाएंगे वो ऐसी मटेरियल का बनाएंगे जिसका एनर्जी गैप भी लगभग कितना हो, 1.5 के आसपास का हो, 1.4 के आसपास का हो। ऐसा एनर्जी गैप वाला मटेरियल अगर लगा लेंगे तो हम सूर्य से आने वाले फोटोनों की ज्यादा से ज्यादा ऊर्जा को खींच लेंगे। समझ आ रही है? तो और ऐसे काम के लिए सबसे सुइटेबल मटेरियल आपका सिलिकॉन ही होता है। सिलिकॉन का एनर्जी गैप करीब करीब 1.5 1.4 ऐसे रहता है। इसलिए सोलर सेल बनाने के लिए सबसे सुइटेबल मटेरियल जो है, वो सबसे सुइटेबल मटेरियल आपका कौन सा रहेगा? सिलिकॉन का मटेरियल ही सबसे सुइटेबल मटेरियल आपका होगा। अब आपको समझ में आई कि नहीं आई? फिर से बताइए। अगर फिर से मैं जो पूछूंगा वो बताओ। सूर्य से आने वाले जो फोटॉन्स हैं उनके पास बहुत तरीके की एनर्जी है। उनमें से जो ज्यादातर फोटॉन आते हैं वो किस ऊर्जा के लगभग होते हैं? 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के करीब करीब रहते हैं। अब अगर हमने 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट गैप वाला एनर्जी गैप वाला मटेरियल लगा दिया तो क्या हम सूर्य से आने वाले फोटॉन की पूरी ऊर्जा ले पाएंगे? नहीं ले सकेंगे। अगर 0.7 का लगा देंगे तो क्या फायदा मिलेगा? नहीं मिलेगा, बहुत सारी एनर्जी बर्बाद हो जाएगी उसकी। तो हम कितने गैप का लगाएंगे? करीब करीब 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी गैप का ही लगाना चाहेंगे। और ऐसा कौन सा मटेरियल हमारे पास है? सिलिकॉन। इसलिए हम सिलिकॉन का ये बनाया करते हैं। और ऊपर में सिल्वर की ये फिंगर्स लगी रहती हैं, इसलिए बड़ा कॉस्टली पड़ता है ये आपको। क्यों? चांदी वगैरह लगी रहती है, कॉपर वगैरह लगी रहती है इस पे, तो ये बड़ा कॉस्टली पड़ता है। इसका कुछ आता है कि मेरे ख्याल से 55 60 रुपए, 70 रुपए, 80 रुपए 1 वॉट का शायद रहता है इस पे। ऐसा कुछ मार्केट में मिलता है, आप कभी पता लगा के देखेंगे तो ये इस तरीके का मिलेगा। मतलब जैसे 70 रुपए पर वॉट है, तो 100 वॉट का अगर पैनल आप लेने जाओगे तो 7,000 रुपए का आपको मिलेगा। ये चीज इस पे मिलेगी, 100 वॉट का पैनल है ना। 65 रुपए में है तो 6,500 का 100 वॉट का पैनल मिल जाएगा। बहुत सारी अलग अलग कंपनियां आती, तो कॉस्टली बहुत पड़ता है और बचाना भी पड़ता है। चोर चुरा ले जाते हैं क्योंकि इसके पास चांदी होती है। इसमें सिल्वर रहता है ना, बहुत सारे महंगी मटेरियल रहते हैं इस पे, तो चोर चुरा भी ले जाता है। अगर आपकी थोड़ी सी भी लापरवाही है
तो आपकी छत से ले जाएंगे, उठा करके आप अंदर सोते रह जाएंगे, फिर सुबह जगेंगे देखेंगे पैनल नहीं है आपका, शोर मचाएंगे फिर आप, है ना। तो बड़ी सेफ्टी के साथ इसको रखना पड़ता है क्योंकि इस पे बड़े महंगे मटेरियल्स लगे हुए हैं। एंड आई होप कि आपको ये चीज समझ में आ गई है सोलर सेल। अब ये बताइए क्या कोई डाउट है अभी आपको? इस पे सारा कुछ समझ में आ गया है? कोई डाउट हुआ करे तो आप प्लीज मुझे जरूर बताया करें। तो आज हम लोग फिजिक्स में इतना ही रख लेते हैं, फिर आगे और पढ़ाई करेंगे पर अगली क्लास में करेंगे, ठीक है। चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।